Assalamu alaikum students, welcome back into your computer class. I am your computer teacher Miss Asha Jahangir. So students, in last lecture we discussed about the relationship and types of relationships. Today we are going to discuss about ER diagram, and ER diagram is the important topic in this chapter और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कि ईआर डायग्राम क्या चीज़ है। ईआर क्या है? ईआर बेसिकली ईआर डायग्राम जो है एंटिटीज़ या जो आपके पास टेबल्स हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। टेबल्स के दरमियान ग्राफिकली जब हम टेबल्स या एंटिटीज़ को देखते हुए डेटाबेस के अंदर उन टेबल्स और एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और रिलेशनशिप क्रिएट करने से पहले हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ईआर डायग्राम। ठीक है, पैटरसन ने इसे 1976 में डेवलप किया। और ईआर डायग्राम जो है, देखिए ईआर डायग्राम हमारे पास लॉजिकल डायग्राम में आता है। अगर अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप को पहले आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपको इस चीज़ की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम उसे आर्किटेक्चर से हम उसका एक लेआउट बनवाते हैं, ठीक है, एक मॉडल रेडी करवाते हैं या पेपर पे से उसका डिज़ाइन जो है उसका स्केच बनवाते हैं, डिज़ाइन रेडी करवाते हैं। तो वो क्यों करवाते हैं? बेसिकली हम जो हमारे पास जितने एरिया में हम वो प्लॉट डिज़ाइन करने प्लॉट में वो बिल्डिंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं, वो किस तरह की हो सकती है, क्या 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 उसके डिज़ाइन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, और कितने रूम्स बन सकते हैं, कौन सा रूम कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है उससे पहले एक पेपर पे तैयार कर दिया जाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उससे चलें वहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है, बिल्डिंग डेवलप हो जाती है, उसके बाद तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन कितना एक्सपेंस आएगा, सारा कुछ एक रूम को वहाँ से ख़त्म करो, दूसरी जगह पे शिफ्ट करो। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही जब एक जो है वो मैनेजर जाता है या डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जाता है, जब अपने क्लाइंट के पास आता है और क्लाइंट बताता है कि हाँ जी, जो मैंने DBMS डेवलप करवाना है उसके दरमियान वो DBMS जो है उसमें ये एंटिटीज़ होंगी और इस तरह के उनके रिलेशंस क्रिएट करने हैं, तो वहाँ पे जो है उसको पहले, अब फ़ौरन तो वहाँ पे DBMS नहीं बन सकता ना, पूरा सिस्टम नहीं डिज़ाइन किया जा सकता, तो पहले क्या होता है उसके एक स्केच रेडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको पेपर के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है कि कितनी एंटिटीज़ होंगी, क्या क्या रिलेशंस बनाने हैं, किस तरह वो काम करेगा, फिर आके उसके पीछे प्रॉपर कोडिंग वगैरह करके उसको जो है वो रेडी किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ईआर डायग्राम जो है वो फ्लो चार्ट की एक टाइप है जो क्या करती है, हमारे पास जितनी भी एंटिटीज़, अब एंटिटीज़ कौन सी हो सकती हैं, एंटिटीज़ हम पढ़ के आए हैं, कोई पीपल है, कोई पर्सन है, कोई आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है आपके पास एंटिटीज़ के अंदर, ठीक है। और दूसरा ईआर डायग्राम उन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। अब ईआर डायग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट है? सबसे पहले एंटिटीज़ आती हैं, एंटिटी कंपोनेंट होता है, ठीक है। एंटिटी ज़रूरी है, वो एंटिटी कुछ भी हो सकता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्लेस है, कोई पीपल हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंटिटी को हमेशा जो है वो रेक्टेंगल में राइट किया जाता है, रेक्टेंगल से एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर दूसरा आता है रिलेशनशिप, उन एंटिटीज़ के दरमियान किस टाइप का रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। और रिलेशनशिप हमेशा जो है वो डायमंड शेप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दो एंटिटीज़ के दरमियान जो लिंक है वो इसी रिलेशनशिप से ही क्रिएट होता है। थर्ड वन आता है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स जो हैं उसे हमेशा ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल शेप हमारे पास एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एंटिटी के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। और ये हमारे पास जो डायमंड शेप है ये हमारे पास रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, और ये तीन कंपोनेंट्स हैं ईआर डायग्राम के। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एग्जांपल ऑफ ईआर डायग्राम। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ईआर डायग्राम की, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी की दी हुई है, कार बिल्ड कर रही है, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल जो है वो दी गई है आपके पास कॉलेज में एडमिशन की। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल जो है वो कॉलेज एडमिशन सिस्टम की डिस्कस कर रहे हैं। अब एक कॉलेज एडमिशन सिस्टम में एक स्टूडेंट है जिसने कॉलेज में एडमिशन लेना है आफ्टर मैट्रिक। तो चूँकि आप भी स्टेज
से गुजर के आए हैं तो आपको आइडिया होता है। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम रेडी कर रहे हैं, और वो सिस्टम कौन सा DBMS रेडी कर रहे हैं। कॉलेज में जब एडमिशन होता है वो एक पूरा सिस्टम हमने रेडी करना है। तो सबसे पहले हम इसमें एंटिटीज़ देखते हैं कि किस किस टाइप की एंटिटीज़ हमारे पास यूज़ होती हैं। स्टूडेंट आता है, ठीक है, वो किसी ग्रुप में एडमिशन लेता है। स्टूडेंट आया है, उसने किसी न किसी ग्रुप में एडमिशन लेना है, वो FSC है, वो ICS है, वो FAIT है, वो ICOM है, किस में वो एडमिशन ले रहा है, वो कोई ना कोई ग्रुप होगा, ठीक है। फिर वो एडमिशन कैसे लेता है, जब वो अपनी फ़ी पे करता है तब वो एडमिशन लेता है, ठीक है। तो अब इनमें हमारे पास एंटिटीज़ 3 तरह की आ गई हैं। हमारे पास स्टूडेंट, ग्रुप एंड फ़ी, ये हमारे पास 3 एंटिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हम इसमें रिलेशनशिप्स किस टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप डिस्कस करने से पहले हम सिस्टम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि जब कॉलेज में स्टूडेंट आता है तो क्या सिस्टम होता है, किस तरह का हमारा सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। फिर अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होती है कि स्टूडेंट ने जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हों और उसको पास भी करना हो, ठीक है। अगर तो उसने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हैं, पास किया है, तो फिर वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद फिर उसके सामने मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। वो मेडिकल में जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, ICS में जा सकता है, जनरल साइंस के कोई सब्जेक्ट ले सकता है, और इसके अलावा ICOM वगैरह वो कर सकता है। अब ये उसके सामने मल्टीपल ग्रुप्स हैं, और चूँकि वो उसे नहीं आइडिया, वो इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल में ले रहा है लेकिन मार्क्स उसके उतने नहीं हैं, तो वो एक साथ क्या करता है, 2-3 ग्रुप्स में अप्लाई कर देता है कि जिसमें जो है वो एडमिशन हो जाए। तो एक स्टूडेंट जो है वो एक टाइम में एक से ज़्यादा ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है कि जब स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है, एडमिशन के टाइम वो एक से ज़्यादा ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कंडीशन आती है कि स्टूडेंट्स जो है उसका नेम आता है, मेरिट पे आता है, उसके बाद वो अपनी फ़ी पे करता है। फ़ी करने के बाद वो किसी एक ग्रुप में सिलेक्ट होता है, ठीक है, किसी एक ग्रुप में वो एडमिशन लेता है, ठीक है। और उस ग्रुप में 100 सीट्स हैं या 100 एप्लीकेशन जो हैं, अगर वो टॉप पे आया, वही मेरिट पे आ गया, ठीक है। ये सारी कंडीशंस इसके अंदर देखी जाती हैं। अब इसके अंदर जो है, ये तो हमारे पास स्टेप 1 हो गया कि हमने सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया। अब जो रिलेशनशिप इसके अंदर बनता है वो कौन कौन से रिलेशनशिप बनते हैं। वैसे तो हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, लेकिन मेन जो 2 रिलेशनशिप्स हैं वो कौन कौन से हैं कि स्टूडेंट अप्लाई करता है किसी ग्रुप में, ठीक है। फिर उसके बाद वो मेरिट पे आएगा। मेरिट पे आने के बाद अगर वो मेरिट पे आता है तो फिर वो अपनी फ़ी डिपॉजिट करता है, ठीक है। ये मेन रिलेशन जो उसके बनेंगे, और जैसे ही उसकी फ़ी डिपॉजिट हो जाएगी तो इट्स मीन वो एडमिट हो चुका है जी। यहाँ पे हम फर्स्ट रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर रहा है, क्योंकि रिलेशन अब क्या बन रहा है, अप्लाई कब बन रहा है, वो स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में, किसी ग्रुप में अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट और ग्रुप जो है वो हमने रेक्टेंगल में लिखा है, और जो अप्लाई है क्योंकि ये इनके दरमियान रिलेशन क्रिएट कर रहा था। अप्लाई एक एक्शन है जो कि इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट को ग्रुप के साथ रिलेट कर रहा है, मिला रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट अप्लाई करता है ग्रुप में, तो हम जैसे कि मैं भी आपको पहले कंडीशन डिस्कस करके आई हूँ कि स्टूडेंट जो है अब एक ग्रुप में भी अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल ग्रुप में भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि स्टूडेंट जो है वो एक ग्रुप में भी अप्लाई कर रहा है, किसी एक ही, उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसे पता है मेरिट पे नेम आ जाएगा, तो उसने किसी एक ग्रुप में अप्लाई कर दिया, ठीक है। और हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि वो स्टूडेंट जो है एक टाइम में मल्टीपल ग्रुप्स में भी अप्लाई कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बना स्टूडेंट का ग्रुप के साथ वो 1 to many का बन गया, ठीक है। यानी कि एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसी तरीके से अगर हम अब ग्रुप का स्टूडेंट के साथ रिलेशन बनाएं तो वो क्या रिलेशन बनेगा। अब एक ग्रुप में एक स्टूडेंट भी आ सकता है, ठीक है, हो सकता है ना, एक ग्रुप में एक स्टूडेंट भी आ सकता है, और एक ग्रुप में मल्टीपल स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में जो है कोई साइंस मेडिकल का है, उसमें 100 स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, और हो भी सकता है कि सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट आए। तो अब यहाँ पे भी जो रिलेशन बना वो क्या बना, मैनी टू वन का। यानी कि दोनों साइड पे हमारे पास 1 to many और 1 to many और मैनी टू वन का रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन बन गया, स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है ग्रुप के अंदर। अब वो फर्स्ट स्टेप से गुजर गया, स्टूडेंट ने ग्रुप के अंदर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम सेकंड स्टेप को डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो अपनी फ़ी डिपॉजिट करता है। ओके, सेकंड स्टूडेंट्स जो है वो डिपॉजिट करवाता है, फ़ी डिपॉजिट करवाता है। स्टूडेंट जो है वो फ़ी डिपॉजिट करता है,
फीस डिपॉजिट करेगा। अब स्टूडेंट और फ़ी के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप डिपॉजिट का बन रहा है। स्टूडेंट फ़ीस डिपॉजिट करता है। अच्छा, अब स्टूडेंट जो है वो फ़ी को डिपॉजिट करवाएगा सिर्फ एक ग्रुप में, ठीक है। इसके दरमियान जो रिलेशनशिप बना वो सिर्फ वन रिलेशनशिप बना है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो चाहे उसने मल्टीपल ग्रुप्स में अप्लाई किया लेकिन नाम उसका एक ही ग्रुप में आया है, ठीक है। मतलब जिसमें वो एडमिशन तो सिर्फ एक ही ग्रुप में लेगा ना, तो वो एक ग्रुप के लिए एक ग्रुप की ही में ही फ़ी जो है वो सबमिट करवाएगा। अब अगर हम फ़ी और स्टूडेंट के दरमियान का रिलेशन देखें तो स्टूडेंट्स जो है वो एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। एक ग्रुप के अंदर, मतलब मेडिकल का ग्रुप है तो उसके अंदर जो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा वो 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास ER डायग्राम थी। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आ सकता है। ER डायग्राम वो आपसे एग्जांपल जो है वो इसका भी पूछ सकता है कि कॉलेज एडमिशन सिस्टम की एग्जांपल दें, या इसके अलावा वो आपसे मैन्युफैक्चर कंपनी की भी एग्जांपल पूछ सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो अगर कोई भी एग्जांपल आपसे कहे कि ER डायग्राम किसी भी एग्जांपल के साथ आप डिस्कस कर दें, डिस्क्राइब कर दें, तो फिर आपने जो है वो कॉलेज एडमिशन एग्जांपल जो है उसके साथ डिस्कस कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस और उसकी डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसकी भी आपने बड़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी सा भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। वेरी फर्स्ट, डेटाबेस डिज़ाइन क्या है। डेटाबेस डिज़ाइन बेसिकली एक मेजर ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हम प्रॉपर जो हमारा डाटा मॉडल कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और किस किस स्टेजेस से वो गुजरता है, किन किन स्टेप्स से वो गुजरता है, वो सारा हम देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। DBMS के जो भी मॉडल्स हैं वो तमाम तकरीबन डेटाबेस इसी डेटाबेस डिज़ाइन से गुजरते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो आपके पास क्या है, प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग में क्या आता है, प्लानिंग इज़ अ मेन एंड फर्स्ट स्टेप। प्लानिंग कब स्टार्ट होती है, जब एक कस्टमर आता है अपनी रिक्वेस्ट लेके आता है डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करने की, तो वहीं से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लानिंग जो है, प्लानिंग स्टेप ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे कंसिस्ट है। उसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है एक डेटाबेस से डिज़ाइन करना है तो उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसके अलावा जो है एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, टाइम लिमिट्स क्या है, क्या वो DBMS जो वो रेडी करवाने लगा है टीम उसके लिए है, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग में आती हैं। फिर सेकंड स्टेज जो है इसका वो है एनालिसिस। एनालिसिस इसमें करंट सिस्टम को स्टडी किया जाता है। करंट सिस्टम, अब प्लानिंग से जितना भी डाटा कलेक्ट किया गया, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जो रिसोर्सेज चाहिए थे या जो टाइम लिमिट, हर चीज़ को देखने के बाद अब यहाँ पे करंट सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया जाता है। इसके अंदर देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे हम सिस्टम को जो है वो डिज़ाइन करेंगे, कैसे सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। एनालिसिस के अंदर हम ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं। फिर इसके अंदर थर्ड आता है डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन जो है इसके अंदर चूँकि अब हमने पहले प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद जो हमारे पास सारी रिसोर्सेज वगैरह हमने इकट्ठे किए, फिर हमने उसका एनालिसिस किया, करंट सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया, डिटेल में हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद हमें आइडिया है कि कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें आइडिया है कि हमने सिस्टम से कैसे काम करवाना है। अब हम उसको प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अब डिज़ाइनिंग दो तरह की होती है, एक आपके पास लॉजिकल डिज़ाइन है और एक आपके पास फिज़िकल डिज़ाइन है। वेरी फर्स्ट, लॉजिकल डिज़ाइन में क्या होता है कि जो भी डाटा है, जो डेटाबेस के अंदर जो डाटा हमने स्टोर करना है उसे लॉजिकली डिस्क्राइब किया जाता है। लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर जितना भी डाटा है, जो चाहिए डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए, वो सारा कलेक्टिवली इकट्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर रूल्स और इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है और एक स्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर मतलब एक डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए जो डाटा हमने स्टोर करवाना है डेटाबेस बनाने के लिए, जो डाटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं उसकी प्रॉपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड जो इसकी डेटाबेस डिज़ाइन की जो सेकंड फेज़ है, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, वो आता है। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर इसके अंदर हमारे पास जो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, फाइल हैं, इंडेक्सेस है, जितना भी डाटा, अब उसको हम फिज़िकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जो है वो प्रॉपर कोडिंग के फेज से गुजरते हैं, प्रॉपर कोडिंग की जाती है, डिज़ाइनिंग की जाती है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर, ठीक है।
उसके बाद स्टेप जो आता है वो लास्ट स्टेप आपके पास कौन से, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सिस्टम को प्रॉपर डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, यानी कि जो यूज़र है उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है, उसके सिस्टम में जाके डीबीएमएस को इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर यूज़र जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको रन कर सकता है। इम्प्लीमेंटेशन जो है ये बहुत एक आप कह लें इम्पॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप्स तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि वो जो कस्टमर है या जो यूज़र है उस तक जो डीबीएमएस है उसके सिस्टम तक पहुंच जाता है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ पे डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे एक सर्वर की ज़रूरत होती है, यानी कि हमने सर्वर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और अगर इसे मल्टीपल लोकेशंस पे चलाना है तो प्रॉपर इसके लिए नेटवर्क हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आगे डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट जो है वो डेटाबेस रिपॉजिटरीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, डेटाबेस रिपॉजिटरीज़ का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, ज़ख़ीरा। इसके अंदर अब जितना भी डीबीएमएस को रेडी करने के लिए जितनी भी फाइल्स जितना डाटा था उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, डाटा को कलेक्टिवली जो रिकॉर्ड है उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर रूल्स वगैरह, टेबल स्ट्रक्चर, जो डायाग्राम है या जो डायाग्राम्स को देखना, ये सारा कुछ जो है देखा जाता है। स्पेसिफिकेशन, डाटा फील्ड्स की स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उसको कलेक्टिवली जो है वो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड, डाटाबेस स्ट्रक्चर का कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है इसके अंदर। इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि डाटाबेस जो है वो कैसे क्रिएट किया गया, उसको कैसे किन किन स्टेजेस से वो गुजर के क्रिएट हुआ है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए गए, और इसके अलावा फिर फर्दर ये आगे इसकी वर्किंग कैसी है। इससे क्या होता है कि डाटाबेस सिस्टम के अंदर बाद में आफ्टर फ्यू ईयर्स अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें उस टीम में से कोई एक मेंबर स्किप हो गया नहीं है या कोई और टीम आ गई है, तो पिछला जो रिपॉजिटरीज किया होगा ना डाटा, उसकी हेल्प से जो डाटा जमा किया होगा, ये जो जितना भी मैंने आपको कहा पेपर वर्क स्टोर किया जाता है, डायाग्राम्स किस तरह नज़र आती हैं, कौन कौन से रूल्स देखे गए थे, टेबल स्ट्रक्चर डायाग्राम्स क्या थी, वो सारा चुन के इकट्ठा कर दिया गया है। तो अब कोई न्यू पर्सन पिछली हिस्ट्री को पढ़ते हुए, पिछले जो स्टोर किया हुआ है डाटा और डीबीएमएस को तैयार करने के लिए जो डाटा जितना भी फाइल वर्क स्टोर किया गया है उसको देखते हुए आगे फर्दर उसको मेंटेन रख सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको रीड करेगा और जहाँ जहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनको रिसॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।